हेलो गाइस। सो चैप्टर नंबर 3 के दो पार्ट्स अभी तक डाल चुके हैं। फर्स्ट पार्ट में चैप्टर नंबर 3 के पार्ट 1 में वी डिस्कस द क्लासिकल लीनियर रिग्रेशन मॉडल की अजम्पशंस। पार्ट नंबर 2 में वी डिस्कस द पार्ट ऑफ हाइपोथेसिस टेस्टिंग, और ये हमने किसके लिए की थी? पॉपुलेशन पैरामीटर्स विच आर बीटा 1 एंड बीटा 2। हमने कैसे की थी? क्योंकि हमें स्मॉल बीटा 1 और स्मॉल बीटा 2 जो इनके एस्टिमेटर्स थे, हमें इनका प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन पता था विच वॉज नथिंग बट नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। तो उसके बेसिस पे वी डिड्यूस कि जो कैपिटल बीटा 1 और कैपिटल बीटा 2 है, इनकी हम टेस्ट कर सकते हैं। एंड टेस्ट करने के लिए हमने कौन सा टेस्ट यूज़ किया था? टी टेस्ट। क्यों? क्योंकि हम स्टैंडर्ड नॉर्मल टेस्ट भी यूज़ कर सकते थे, बट उसमें हमें एरर वेरिएंस चाहिए, और ये पॉपुलेशन एरर वेरिएंस है जो कि हमें अननोन है। तो हमने इसका एस्टिमेट की यूज़ किया था विच वॉज दिस एस्टिमेट। ठीक है, उसकी वजह से वी डिड्यूस दैट ये जो टेस्ट स्टैटिस्टिक है बीटा 1 माइनस कैपिटल बीटा 1 डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड एरर ऑफ बीटा 1 एंड बीटा 2 माइनस कैपिटल बीटा 2 डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड एरर ऑफ बीटा 2। दिस फॉलोज टी डिस्ट्रीब्यूशन विद n माइनस 2 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे जो स्टैंडर्ड एरर में जो हमें एरर वेरिएंस चाहिए थी पॉपुलेशन की, वो हमारे पास है नहीं, तो उसका एस्टिमेट यूज़ करना पड़ा था। ठीक है, सो अब एक और चीज़ हमारे पास बची है विच इज़ द नॉर्मैलिटी टेस्ट। अब बात ये आ गई कि जब हमने पॉपुलेशन पैरामीटर्स के लिए टेस्ट किया, ठीक है, उनके लिए तो हमें पता था हमारे पास टी टेस्ट है। ओके, बट हमारी एक ऑल्सो अजम्पशन थी जो हमने क्लासिकल लीनियर रिग्रेशन मॉडल में 7th अजम्पशन थी हमारी, दैट म्यू आई जो एरर टर्म है, इट फॉलोज नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन विद मीन जीरो एंड वेरिएंस सिग्मा स्क्वायर। वेरिएंस सिग्मा स्क्वायर सबके सारे एरर टर्म्स के लिए सेम है। क्यों? बिकॉज ऑफ होमोसेडास्टिसिटी। एंड मीन जीरो है, ये मैं बहुत बार रिपीट कर चुका हूँ। ठीक है, सो अब ये जो अजम्पशन है, जितना भी हमने सारा डिड्यूस किया हाइपोथेसिस में, बट यू नो समवन कैन आस्क कि क्या ये अजम्पशन हमारे केसेस में लाइक जो हमने रिग्रेशन मॉडल फिट किया है, क्या उसका एरर टर्म नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है या नहीं है? हाउ डू वी फाइंड आउट इफ दिस इज़ द केस इन आवर एग्जाम्पल? जैसे हमने जो सैट स्कोर और एनुअल फैमिली इनकम का लिया था, और जो हमने रिग्रेशन फिट किया, हमें कैसे पता लगा कि ये हम कैसे पता कर सकते हैं कि ये अजम्पशन फुलफिल है या नहीं है? ठीक है, सो बिकॉज सीधी बात है, ये जो यू आई है, जो ये पॉपुलेशन एरर टर्म है, ये यू आई किससे आता है? पॉपुलेशन रिग्रेशन लाइन PRL, एंड जो एक ऑब्जर्वेशन वाई आई में डिस्टेंस होता है, इसको हम यू आई बोलते हैं, बट ये तो ऑब्जर्वेबल ही नहीं है। ठीक है, तो अब हमारे पास है क्या जो हम जानते हैं? विच आर द रेजिडुअल्स ऑफ ई आई, मतलब रेजिडुअल्स हमारे पास, ये ई आई है हमारे पास। ओके, जिससे हमें काम करना है, एंड दीज आर नथिंग बट प्रॉक्सीज फॉर यू आई। मतलब एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू, जब हमने ये बात की थी, वाई आई हैट इज वाई आई इज़ नथिंग बट वाई आई हैट प्लस ई आई, और वाई आई हैट वॉज नथिंग बट स्मॉल बीटा 1 बीटा 2 एक्स आई। तो हमने कहा था ये कैपिटल बीटा 1 का एस्टिमेट है, ये कैपिटल बीटा 2 का, और ये जो वाई आई हैट है ये कंडीशनल मीन का, और ये ई आई एरर टर्म का। ठीक है, तो एरर टर्म अगर ऑब्जर्वेबल नहीं है तो हमारे पास जो बचा हुआ है वो रेजिडुअल टर्म है, एंड दीज आर द प्रॉक्सीज फॉर यू आई। ठीक है, अब ये अजम्पशन हम कैसे टेस्ट करें? लाइक ऑफकोर्स इसका भी तो कोई टेस्ट होगा कि हम पता कर पाए कि हाँ फॉलो करता है कि नहीं। ठीक है, सो वी हैव टू मेक यूज़ ऑफ रेजिडुअल टर्म ई आई का यूज़ करना है, क्योंकि यही हमारे पास है। ठीक है, टू लर्न समथिंग अबाउट द नॉर्मैलिटी ऑफ यू आई की नॉर्मैलिटी को जानने के लिए हमें इनका यूज़ करना पड़ेगा। ओके, सो दे आर 3 कंपेरेटिवली सिंपल टेस्ट, मतलब काफ़ी टेस्ट है, हम 3 टेस्ट पढ़ेंगे। पहला टेस्ट है हिस्टोग्राम ऑफ रेजिडुअल्स। अब एक हिस्टोग्राम कैसे बनता है? ठीक है, वी हैव टू प्लॉट द हिस्टोग्राम्स ऑफ रेजिडुअल टू लर्न समथिंग अबाउट द प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन ऑफ द रैंडम वेरिएबल। ओके, सो अब हम बनाते कैसे हिस्टोग्राम? एक्स एक्सिस पे हम ओ एल एस रेजिडुअल्स, ये जो रेजिडुअल टर्म है ई आई, इनको इंटरवल्स में ब्रेक कर देंगे कि let's start this interval as 6 to 8, then 8 to 10, then 10 to 12, then 12 to 14, ऐसे दो के इंटरवल्स में मान लो हमने ब्रेक कर दिया। फिर जिस इंटरवल्स में हम जो ये रेजिडुअल्स की वैल्यू ऑब्जर्व करते हैं, वो उस इंटरवल में कितनी बारी आई, दैट वुड बी द फ्रीक्वेंसी ऑफ द रेजिडुअल्स और नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस की इस इंटरवल में, जैसे 6 to 8 के बीच में कितने हमारे रेजिडुअल्स आए। तो उसको हम एक ऐसे रेक्टेंगल बना देंगे, प्लॉट कर देंगे। ठीक है, जैसे हम हिस्टोग्राम प्लॉट करते हैं कि यहाँ पे रेजिडुअल टर्म आ गई, हमारा वेरिएबल ऑफ इंटरेस्ट ऑन एक्स एक्सिस की किसको हम स्टडी करना चाहते हैं, वाई एक्सिस पे फ्रीक्वेंसीज। ठीक है, तो मान लो जब हमने हिस्टोग्राम प्लॉट किया, अब इसकी शेप देख के तुम थोड़ा तो प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन पे कमेंट कर सकते हो ना कि एक रैंडम वेरिएबल का प्रोबेबिलिटी PDF क्या रहा होगा। अगर तुम देख पाओ तो ये हिस्टोग्राम थोड़ा बेल शेप में है, तो अगर मैं इसके ऊपर एक बेल शेप इम्पोज करना चाहूँ तो इट गेट्स इम्पोज क्वाइट वेल। ठीक है, सो वी कैन इम्पोज अ बेल शेप ऑन एन अ बेल शेप नॉर्मल कर्व। ठीक है,
एंड वी माइट गेट सम आइडिया अबाउट द नेचर ऑफ प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द वेरिएबल ऑफ इंटरेस्ट। तो यहाँ पे जो भी वेरिएबल ऑफ इंटरेस्ट होएगा, अगर मैं उसके ऊपर एक बेल कर्व फिट कर सकता हूँ तो मैं थोड़ा बहुत आइडिया लगा सकता हूँ उसके प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन के बारे में, ठीक है। अब ऑफकोर्स इसके लिए चीज़ ये है कि हमें बहुत ज़्यादा ऑब्जर्वेशन चाहिए कि हम अगर मान लो यहाँ पे मैं और छोटे छोटे इंटरवल्स बना दूँ, ठीक है, अभी तो ये थोड़े ब्रॉड इंटरवल्स है, मान लो मैं बहुत छोटे छोटे इंटरवल्स बना दूँ एंड बहुत सारी ऑब्जर्वेशन हो मेरे पास स्टडी करने के लिए, देन तुम देख सकते हो थोड़ा और अच्छा फिट मैं ला पाऊंगा, ठीक है, थोड़ा और अच्छा फिट ला पाऊंगा। तो एक हिस्टोग्राम से हमें आइडिया लग सकता है कि प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन कैसा एक रैंडम वेरिएबल का होएगा। अगर मान लो ये अभी तो इस शेप में है, बट अगर ये इस शेप में होता है जैसे दिस दिस एंड देन यहाँ से एकदम छोटा और फिर एकदम दिस एंड दिस एंड दिस, बट क्या अब तुम इस पर एक बेल शेप कर्व फिट कर सकते हो? अगर नहीं तो तुम कह सकते हो कि हाँ यहाँ पे नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन फिट नहीं हो सकता, ठीक है। तो मतलब एकदम एग्जैक्ट फिट नहीं होएगा, बट हिस्टोग्राम से थोड़ा बहुत बस आइडिया लग सकता है हमें। सो दैट्स द फर्स्ट मेथड, ओके। सेकेंड मेथड इज द नॉर्मल प्रोबेबिलिटी प्लॉट। अब नॉर्मल प्रोबेबिलिटी प्लॉट पीडीएफ होता है एक रैंडम वेरिएबल का, ओके। पीडीएफ ऑफ अ रैंडम वेरिएबल इज नॉर्मल प्रोबेबिलिटी प्लॉट, ओके। इट मेक्स यूज ऑफ स्पेशल नॉर्मल प्रोबेबिलिटी प्लॉट पेपर। अब इससे होता क्या है, एक्स एक्सेस पे अगेन हमारे जो OLS रेजिडुअल्स होते हैं वो, एंड वाई एक्सेस पे दे प्लॉट द एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ दिस वेरिएबल कि उसकी एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ दीज वेरिएबल्स इफ इट्स डिस्ट्रीब्यूशन वर नॉर्मल, कि अगर ये चीज़ मेरी नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होती तो उसकी एक्सपेक्टेड वैल्यू क्या होती, तो वो वाई एक्सेस पे प्लॉट करता है, ठीक है। एक्स एक्सेस वाई एक्सेस, एक्स एक्सेस पे अगेन रेजिडुअल्स, वाई एक्सेस पे इसकी ये जो वेरिएबल ऑफ इंटरेस्ट है मेरा, इसकी एक्सपेक्टेड वैल्यू कि अगर ये नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन फॉलो करता होता तो क्या वैल्यू आती। सो इफ वेरिएबल इन फैक्ट इज फ्रॉम द नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, अगर मान लो वो वेरिएबल नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन फॉलो करता है तो ये जो NPP है, नॉर्मल प्रोबेबिलिटी प्लॉट, ये हमें एक अप्रॉक्सीमेटली एक स्ट्रेट लाइन दे देगा, ठीक है। एंड ये चीज़ तुम वेरीफाई कर सकते हो मिनीटैब जो एक स्टैटिस्टिकल सॉफ्टवेयर है, उससे तुम यू कैन प्रोड्यूस द नॉर्मल प्रोबेबिलिटी प्लॉट एंड you can also produce the Anderson-Darling normality test जो कि A square statistic देता है, ठीक है, by the underlying null hypothesis कि हमारा जो वेरिएबल है वो नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। लाइक हम नल हाइपोथेसिस में एंडरसन डार्लिंग नॉर्मलिटी टेस्ट में नॉर्मल नल हाइपोथेसिस में होता है कि जो हमारा वेरिएबल ऑफ इंटरेस्ट है वो नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, एंड उसके बेसिस पे इस टेस्ट में हमें A square स्टैटिस्टिक मिलता है। अगर ये A square स्टैटिस्टिक बहुत ज़्यादा स्टैटिस्टिकली सिग्निफिकेंट है, मैंने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था कि स्टैटिस्टिकली सिग्निफिकेंट का मतलब क्या है कि अगर if a observation is if a sample observation is statistically significant, then we reject the null hypothesis। तो अगर A square स्टैटिस्टिक बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंट है तो वी विल रिजेक्ट द हाइपोथेसिस कि हमारा रैंडम वेरिएबल नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, ठीक है। तो जैसे हमने हिस्टोग्राम पढ़ा वैसे ही नॉर्मल प्रोबेबिलिटी प्लॉट हमने पढ़ा है। ये अभी मैं नीचे एक एग्जांपल लूँगा तो उसमें भी मैं समझा पाऊंगा ईजिली कि कैसा दिखता है, ठीक है। बट इसका मतलब बस यही है कि अगर सही में वो नॉर्मली पॉपुलेशन से आया हुआ है या वो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन फॉलो करता है तो जो नॉर्मल प्रोबेबिलिटी प्लॉट है वो अप्रॉक्सीमेटली हमें एक स्ट्रेट लाइन देगा, ठीक है, और यहाँ हम एक स्ट्रेट लाइन फिट कर सकते हैं। थर्ड टेस्ट और जिसमें एक फॉर्मूला हमें मिलता है इज द जॉर्की बेयर टेस्ट और JB टेस्ट, ठीक है। सो दिस इज दीज टेस्ट आर परफॉर्म दे आर द लार्ज सैम्पल टेस्ट, एक लार्ज सैम्पल के लिए परफॉर्म होते हैं एंड दे आर बेस्ड ऑन द OLS रेजिडुअल्स, ठीक है। मतलब OLS रेजिडुअल्स इज नथिंग बट दिस EI, ठीक है, ये इनका यूज़ करते हैं एंड दे आर द लार्ज सैम्पल टेस्ट। अब ये करते क्या है, ठीक है, इस टेस्ट में हम पहले तो कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस निकालते हैं विच इज डिनोटेड बाय S, ठीक है। अब स्क्यूनेस क्या होती है? स्क्यूनेस इज नथिंग बट अ मेजर ऑफ एसिमेट्री ऑफ अ प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन, कि एक प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन पॉजिटिवली स्क्यूड है, नेगेटिवली स्क्यूड है या सिमेट्रिक है, मतलब उसकी एसिमेट्रिसिटी कितनी है। अगर एसिमेट्रिसिटी 0 है मतलब वो सिमेट्रिक है, अगर एसिमेट्रिसिटी कुछ भी है तो हमें बता पाएगी लाइक पॉजिटिवली स्क्यूड है या नेगेटिवली स्क्यूड है, ठीक है। तो कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस सिमेट्रिसिटी मेजर एसिमेट्रिसिटी मेजर करता है एक प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन की। सेकंड हमें क्या निकालना है? कर्टोसिस। कर्टोसिस होती है हाउ टॉल और फ्लैट अ PDF इज इन रिलेशन टू नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। जैसे मान लो अगर नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन ये है, अगर नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन ये है, ठीक है, तो अब जो मैं प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन बना रहा हूँ वो इसके रिस्पेक्ट में कितना ज़्यादा फ्लैट है या कितना ज़्यादा टॉल है, ये कर्टोसिस मेजर करता है, ठीक है। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का कर्टोसिस K 3 होता है, ठीक है।
अब तो पहले तो हमें दो चीज़ें चाहिए, कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस और कर्टोसिस। स्क्यूनेस क्या मेजर करता है, एसिमेट्रिसिटी कितनी है एक पॉपुलेशन डेंसिटी फंक्शन में। कर्टोसिस क्या मेजर करता है कि वो कितना टॉल है कितना फ्लैट है इन रिलेशन टू नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, उसके रिस्पेक्ट में, ठीक है। सो फॉर नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड वेरिएबल स्क्यूनेस इज जीरो, लाइक कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस एस इज जीरो। और सही बात है, क्यों? क्योंकि वी नो इट इज सेंटर्ड अराउंड मीन, कि मीन के लेफ्ट राइट साइड और लेफ्ट साइड इक्वल प्रोबेबिलिटी है, यू नो इट्स सिमेट्रिक। दिस इसमें एसिमेट्री नहीं है, इसमें एसिमेट्री नहीं है, इसलिए स्क्यूनेस इज जीरो, तो कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस वुड आल्सो भी जीरो। एंड मैं पहले बता चुका कर्टोसिस इज कि हाउ टॉल और फ्लैट यू नो अ प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन इज। तो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का कर्टोसिस 3 होता है, ओके। सो अब ये जो जेबी स्टैटिस्टिक होता है, अब ऑफकोर्स दिस इज अ जेबी टेस्ट, ठीक है। अब टेस्ट है तो हमारे पास कुछ स्टैटिस्टिक भी होएगा। अब दिस स्टैटिस्टिक इज अंडर नॉर्मैलिटी अजम्पशन, नॉर्मैलिटी अजम्पशन। और जैसे जैसे हम अभी तक एक टेस्टिंग प्रोसीजर में क्या करते हैं, हम एच नॉट एक नल हाइपोथेसिस प्रेजेंट करते हैं, ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस प्रेजेंट करते हैं, देन हम लिखते हैं अंडर एच नॉट व्हाट आर स्टैटिस्टिक इज टेस्ट स्टैटिस्टिक। अब अंडर एच नॉट इसलिए लिखते हैं क्योंकि मान के चलते कि एच नॉट अभी तक ट्रू है अनलेस वी रिजेक्ट इट, ओके। सो जेबी टेस्ट अज्यूम्स कि यू नो वेरिएबल इज नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। तो अगर एक बात बताओ, अच्छा मैं इसका फॉर्मूला बता देता हूँ, इट इज़ नथिंग बट n/6 इंटू कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस का होल स्क्वायर प्लस k-3 कर्टोसिस -3 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 एंड प्रॉपर में ब्रैकेट, ठीक है। तो दिस इज द फॉर्मूला फॉर जेबी टेस्ट स्टैटिस्टिक, ठीक है। अच्छा एक बात बताओ, अगर वेरिएबल सही में नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड में मुझे पता है एस मेरा जीरो है, कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस, तो ये टर्म मेरी जीरो हो जाएगी, ठीक है। एंड कर्टोसिस 3 ही होती है, तो अगर तुम इसमें k की वैल्यू 3 रखोगे, दिस टर्म वुड बी जीरो एंड जीरो डिवाइडेड बाय एनीथिंग इज जीरो, ओके। तो जीरो प्लस जीरो, अंदर की पूरी टर्म जीरो हो जाएगी एंड यहाँ पे एक पॉजिटिव नंबर है तो उसको मल्टीप्लाई करके जीरो। तो अगर वेरिएबल सही में नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है तो जेबी स्टैटिस्टिक मतलब मतलब ये मैं यू नो डिनोट जिससे कर रहा हूँ जेबी स्टैटिस्टिक, तो जेबी स्टैटिस्टिक की वैल्यू जीरो आनी चाहिए। बट अगर हमारा रैंडम वेरिएबल नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है, उसमें थोड़ी स्क्यूनेस है, उसमें थोड़ी कर्टोसिस है, तो यू नो दिस वुड गिव मी अ पॉजिटिव नंबर। पॉजिटिव नंबर क्यों? क्योंकि ये स्क्वायर है, ये स्क्वायर है, ठीक है। सो दिस वुड गिव मी अ पॉजिटिव नंबर। तो अब जितना ज़्यादा वो नॉर्मल पॉपुलेशन से डेविएट करेगा उतना ज़्यादा बड़ा मेरा जेबी स्टैटिस्टिक का नंबर होएगा, ठीक है। अब नंबर कितना ज़्यादा बड़ा है या छोटा है, ये चीज़ अगेन हमें उसके क्रिटिकल वैल्यू से कंपेयर करनी पड़ेगी, ठीक है। सो अब क्रिटिकल वैल्यू से कंपेयर करनी है तो ऑफकोर्स मुझे इसका भी इस टेस्ट स्टैटिस्टिक का प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन चाहिए, ठीक है। जैसे हम कहते हैं ना कि अगर मान लो मेरा पॉपुलेशन मीन 70 है और मेरा सैम्पल मीन 69 आ रहा है, ठीक है। तो अब इन दोनों को कंपेयर करने में कि यार इतना ज़्यादा डेविएटेड नहीं है, इसको कंपेयर करने में पहले तो मुझे स्टैंडर्ड एरर चाहिए होगा का सिग्मा, एंड देन पहले मुझे तो यू नो एक वो चाहिए होगा कि जो टेस्ट स्टैटिस्टिक में अपने z को डिफाइन करता हूँ, दैट x बार माइनस म्यू डिवाइडेड बाय सिग्मा, दिस फॉलो स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। तो इसके अब अगर मुझे डिस्ट्रीब्यूशन पता होगा तभी तो मैं एक क्रिटिकल वैल्यू ला पाऊंगा, तभी तो मैं पता कर पाऊंगा कि इफ माई z इज ग्रेटर दैन क्रिटिकल वैल्यू देन येस माई वैल्यू इज सिग्निफिकेंट, स्टैटिस्टिकली सिग्निफिकेंट, ठीक है। देन आई रिजेक्ट द नल हाइपोथेसिस, रिजेक्ट द नल हाइपोथेसिस। तो वैसे ही जेबी स्टैटिस्टिक की वैल्यू मैंने पहले ही बता दी कि अगर वेरिएबल सही में नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है तो इसकी वैल्यू जीरो आएगी, बट अगर नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है तो वैल्यू बड़ी होती जाएगी, ठीक है। एंड अंदर स्क्वायर टर्म्स है तो जितना ज़्यादा डेविएट करेगा उतना ज़्यादा स्क्यूनेस बड़ा होएगा, उतना ज़्यादा कर्टोसिस यू नो चेंज आएगा, तो दिस वुड बी अ लार्ज वैल्यू। अब लार्ज है या स्मॉल है, ठीक है। सो अंडर द नॉर्मैलिटी अजम्पशन जेबी टेस्ट स्टैटिस्टिक, तो ये जो टेस्ट स्टैटिस्टिक है दिस फॉलोज काई स्क्वायर विद 2 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम, ओके। सो यहाँ पे ठीक है, n इज द सैम्पल साइज, s इज द स्क्यूनेस, k इज द कर्टोसिस एंड दिस इज जेबी टेस्ट स्टैटिस्टिक इज n/6 कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस का स्क्वायर प्लस कर्टोसिस -3 डिवाइडेड बाय 4, ठीक है। सो दिस फॉलोज काई स्क्वायर विद 2 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम एसिम्प्टोटिकली, मतलब फॉर लार्ज सैम्पल्स, ओके। सो जेबी ASY का मतलब है एसिम्प्टोटिकली फॉर लार्ज सैम्पल्स दिस फॉलोज काई स्क्वायर विद 2 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम। सो फॉर नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड वेरिएबल अगेन मैं डिस्कस कर चुका हूँ कि कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस 0 होता है, कर्टोसिस 3 ही होता है, तो इफ k इज 3, ठीक है, और मैं k-3 पता करना चाहता हूँ तो k-3 भी तो 0 होगा, ओके। तो जेबी की वैल्यू 0 एंड फॉर नॉट नॉर्मल, अगर कोई वेरिएबल नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है तो जेबी विल अज्यूम लार्ज वैल्यूज़, क्योंकि सीधी बात है फिर उसमें कुछ ना कुछ तो स्क्यूनेस और कर्टोसिस होगी, तो ये जो स्क्वायर टर्म्स है ये एक पॉजिटिव नंबर देगी, ओके।
सो हम कंप्यूटेड ये जो काई स्क्वायर वैल्यू है, ये जो टेस्ट स्टैटिस्टिक की वैल्यू है, ये जो कंप्यूटेड काई स्क्वायर वैल्यू हम निकालेंगे, अगर ये मेरी क्रिटिकल काई स्क्वायर वैल्यू से ज़्यादा बड़ी हुई फॉर चूज एन लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस, वो तो मैं डिसाइड करूँगा कि मुझे अल्फा जो मेरा लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस है वो कितना चूज़ करना है, 5%, 1% या 10%। अगर ये वैल्यू उससे बड़ी हुई तो आई विल रिजेक्ट द नल हाइपोथेसिस दैट माई रैंडम वेरिएबल इज नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। क्योंकि एक बात बताओगे, मान लो, क्योंकि ऑफकोर्स मैं रेजिडुअल से डील कर रहा हूँ ना, मैं यूआई तो मैं ऑब्जर्व ही नहीं कर सकता, तो मैं रेजिडुअल से डील कर रहा हूँ, तो थोड़ा बहुत तो एरर आ सकता है, थोड़ा बहुत जेबी की पॉजिटिव वैल्यू आ सकती है, लेट्स से, ठीक है। सो बट अगर वो वैल्यू इतनी बड़ी नहीं है, इट इज़ नॉट स्टैटिस्टिकली सिग्निफिकेंट, मतलब हाँ वो ठीक है, मतलब मैं कह सकता हूँ कि जो मेरी डेविएशंस है, अगर मेरा कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस कुछ आ रहा है या कटोसिस थोड़ी बहुत ऊपर नीचे आ रही है, तो मैं कह सकता हूँ दैट इज बिकॉज ऑफ द सैम्पलिंग फ्लक्चुएशंस, क्योंकि मैं एक सैम्पल पे काम कर रहा हूँ एंड आई एम मेकिंग यूज़ ऑफ EI, रेजिडुअल्स का यूज़ कर रहा हूँ मैं, ठीक है। तो बट अगर मैं वो वैल्यू ऑब्जर्व कर सका हूँ जो इतनी ज़्यादा स्टैटिस्टिकली सिग्निफिकेंट नहीं है, वो नॉर्मली ऑब्जर्वेबल है जस्ट बिकॉज ऑफ सैम्पलिंग फ्लक्चुएशंस, तो मैं अपना नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट नहीं करूँगा, ठीक है। बट अगर वो स्टैटिस्टिकली सिग्निफिकेंट है, अगर वो जो मैं लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस यूज़ करूँ फॉर काई स्क्वायर 2 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम, तो उस पर एक क्रिटिकल वैल्यू आई होगी ना, ठीक है, यहाँ पे कोई क्रिटिकल वैल्यू होगी। अगर मेरी वैल्यू इस क्रिटिकल वैल्यू से बड़ी है तो मैं कह सकता हूँ नहीं, ये रैंडम चांस से नहीं आया, दिस मस्ट बी तो आई विल रिजेक्ट द नल हाइपोथेसिस इफ माई वैल्यू स्टैटिस्टिकली सिग्निफिकेंट। तो मैं नल हाइपोथेसिस कि वो वेरिएबल नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होएगा, मैं उसको रिजेक्ट कर दूंगा। ओके, सो दैट्स जे की बायर टेस्ट और JB टेस्ट। एंड यस, सो अब एक एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक है। सो जैसे हमें माइक्रो इकोनॉमिक थ्योरी ऑफ लेबर प्रोडक्टिविटी से पता है कि जैसे जैसे आर्ली वेजेस बढ़ती है, लेबर की प्रोडक्टिविटी बढ़नी चाहिए, ठीक है। बट इसका हमें टेस्ट भी करना है, तो इन्होंने दो चीज़ें ली है। X इज़ नथिंग बट द इंडेक्स ऑफ आउटपुट पर आवर ऑफ ऑल पर्सनस, एंड Y इज़ नथिंग बट द इंडेक्स ऑफ कंपनसेशन एंड प्रोडक्टिविटी। Y उस पर वो प्रोडक्टिविटी मेजर कर रहे हैं, X उस पर एक इंडेक्स मेजर करते हैं, ठीक है, एक इंडेक्स वैल्यू होगी, इन्होंने उसका ले रखा है। सो अगर तुम देख पाओ तो देयर कैन बी वी कैन सी अ पॉजिटिव लीनियर रिलेशन। तो मैं यहाँ पे एक लीनियर बाईवेरिएट रिग्रेशन मॉडल फिट कर सकता हूँ, ठीक है। तो ये जो डेटा है ये मेरा रॉ डेटा है, ठीक है। तो मैंने इंडेक्स ऑफ प्रोडक्टिविटी और इंडेक्स ऑफ कंपनसेशन ये पढ़ा, ठीक है। सो आई गेट अ रॉ डेटा, एंड अब मान लो इस पर अगर मुझे एक रिग्रेशन मॉडल अब फिट करना है, ठीक है, आई वांट टू फिट अ स्ट्रेट लाइन थ्रू दीज, तो मैं कैसे करता हूँ? बाय द मेथड ऑफ OLS, ठीक है, ये मेरी ऑब्जर्वेशन हो गई। बाय द मेथड ऑफ ऑर्डिनरी लीस्ट स्क्वायर मैं एक लाइन फिट कर दूंगा, ठीक है। अब दिस इज मैंने पहली लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था कि हम एक रिग्रेशन के मॉडल को जब स्टडी करते तो इस फॉर्मेट में दिया गया होता है। सो हाँ, डिपेंडेंट वेरिएबल इज कंपनसेशन, मेथड इज लीस्ट स्क्वायर मेथड्स, सैम्पल हमें दिया गया, इंक्लूडेड ऑब्जर्वेशन इज 48, ठीक है। 48 ऑब्जर्वेशन पे हम काम कर रहे हैं। सी हमारा इसमें दैट इज द कॉन्स्टेंट और द इंटरसेप्ट कोफिशिएंट, ठीक है। जब हमने रिग्रेशन एनालिसिस रन किया होगा तो दिस इज नथिंग बट वाई आई हैड सी द इंटरसेप्ट कोफिशिएंट इज क्या है 33.63603 प्लस स्लोप कोफिशिएंट क्या है प्रोडक्टिविटी और कंपनसेशन में जो स्लोप कोफिशिएंट β2 हमने कंप्यूट किया, दैट इज नथिंग बट 0.661444 प्लस 33.63603। तो दिस इज बाय आई हैड और XI हैड, जहाँ पे मेरा XI प्रोडक्टिविटी है एंड YI कंपनसेशन है, ठीक है। सो दिस इज अब ये तो मेरे कोफिशिएंट की वैल्यू आ गई, इनका स्टैंडर्ड एरर आ गया। अच्छा, मैंने T स्टैटिस्टिक लास्ट टाइम डिस्कस किया था कि ये जो T स्टैटिस्टिक है इट इज़ विद रिस्पेक्ट टू नल हाइपोथेसिस कि माई कैपिटल β1 इज इक्वल्स टू 0 एंड कैपिटल 2 β2 इज इक्वल्स टू 0। तो तुम देख सकते हो जो हमारी कंप्यूटेड वैल्यू आई है, जो हमारी स्मॉल β1 और स्मॉल β2 की वैल्यूज़ आई है, स्मॉल β1 अगर मैं अज्यूम करता हूँ कि माई कैपिटल β1 इज 0, इससे जो स्मॉल β1 की वैल्यू आई है वो 24 स्टैंडर्ड डेविएशंस दूर है। हमारी P वैल्यू इट्स वेरी क्लोज टू 0, ठीक है। सेम विद β2 42 स्टैंडर्ड डेविएशंस दूर है, मतलब दे बोथ आर स्टैटिस्टिकली सिग्निफिकेंट। तो मैं कह सकता हूँ मेरा β1 एंड β2 इक्वल्स टू 0। ये जो मेरी नल हाइपोथेसिस थी, आई रिजेक्ट दिस नल हाइपोथेसिस, ठीक है। ये चीज़ लास्ट वीडियो में डिस्कस की है। अब R स्क्वायर इज 0.974926, मतलब 97% ऑफ द वेरिएशन इन आर मॉडल इन आर डेटा इज एक्सप्लेन बाय अ रिग्रेशन मॉडल, ठीक है। एडजस्टेड R स्क्वायर अभी हमने डिस्कस नहीं किया। स्टैंडर्ड एरर ऑफ द रिग्रेशन, दिस इज दिस सिग्मा, ओके। सो अगेन मैंने इसको एस्टिमेट किया तो सिग्मा एस्टिमेट,
This is nothing but under root of sigma square st. Okay, so standard error of the regression is 2.5. Sum of squared residuals, this is EI square, this is, and Durbin Watson stat, इसको अभी हमें इग्नोर करना है. सो इंटरप्रेट कैसे करते हैं रिजल्ट्स को कि ये जो स्लोप कोफिशिएंट इज अबाउट ये जो है 0.66144, इट सजेस्ट दैट इफ इंडेक्स ऑफ प्रोडक्टिविटी गोज अप बाय 1 यूनिट, द इंडेक्स ऑफ रियल वेजेस विल गो अप ऑन एवरेज बाय 0.66 यूनिट्स. ठीक है, अगर मैं जो प्रोडक्टिविटी का इंडेक्स है अगर 1 यूनिट बढ़ता है तो मैं मान के चलता हूँ जो इंडेक्स ऑफ रियल वेजेस है, जो कंपनसेशन में पढ़ रहा हूँ, सो दैट विल ऑल्सो गो अप बाय 0.66 यूनिट्स. ठीक है, सो दैट्स द इंटरप्रिटेशन. ये इंडेक्स वैल्यूज है. सो द कोफिशिएंट इज हाईली सिग्निफिकेंट फॉर द टी वैल्यू ऑफ, तुम देख सकते हो 42.2918, मतलब टी वैल्यू 42 स्टैंडर्ड डेविएशंस दूर है. अगर मैं मान के चलता हूँ दैट माई बीटा 2 इज इक्वल टू 0, तो जो मैंने ऑब्जर्व किया वैल्यू वो यहाँ कहीं है एकदम एट द एंड ऑफ द टेल, 42 स्टैंडर्ड डेविएशंस दूर. तो इट इज़ हाईली सिग्निफिकेंट. तो आई रिजेक्ट द नल हाइपोथेसिस कि वेज और प्रोडक्टिविटी में कोई रिलेशन नहीं होगा. ये जो नल हाइपोथेसिस है मैं इसको रिजेक्ट करता हूँ. ठीक है, एंड अगेन सो दिस ये हम पहले ही पढ़ना सीख गए थे. एंड देन अब जो मैंने रिग्रेशन लाइन फिट किए है, सो दीज वर माई एक्चुअल वैल्यूज़. ये जो यहाँ ग्राफ में एक्चुअल वैल्यूज़ है, बट अगर मैं स्ट्रेट लाइन फिट करूँगा, मान लो जो मैं स्ट्रेट लाइन फिट करूँगा, अब जो ये वैल्यूज़ प्रिडिक्ट करेगा, ठीक है, मतलब जो वैल्यूज़ मैं अपने रिग्रेशन मॉडल से फाइंड आउट करूँगा, दैट इज़ दिस माई फिटेड वैल्यूज़. और रेजिडुअल क्या है, माई फिटेड वैल्यूज़ माइनस माई एक्चुअल वैल्यूज़. ठीक है, सो ये एक रेजिडुअल प्लॉट इन्होंने बनाया हुआ है. ओके, अब बात आती है जो हमने 3 टेस्ट पढ़े नॉर्मैलिटी के. सो पहला इन्होंने एक हिस्टोग्राम प्लॉट कर रखा है. ठीक है, इसमें इसका मीन मीडियन ये सब दे रखा है, स्क्यूनेस और कटॉसिस बता रखी है. सो यहाँ पे जे की बाहर स्टैटिस्टिक भी दे रखा है विच इज़ 2.913122. ठीक है, ये जो मेरा जे की बाहर स्टैटिस्टिक की वैल्यू क्या थी, n/6 कोफिशिएंट ऑफ n/6 कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस का स्क्वायर प्लस कटॉसिस -3 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4. ठीक है, सो जे की बार स्टैटिस्टिक की वैल्यू दे रखी है एंड इसकी पी वैल्यू दे रखी है. अब पी वैल्यू तुम देखो इट इज़ 0.233036, मतलब 23% प्रोबेबिलिटी है कि आई कैन ऑब्जर्व दिस वैल्यू. सो अब ये वैल्यू जो अगर मैं कोई भी क्रिटिकल लेवल, मान लो मैं अल्फ़ा 10% चूज़ करता हूँ, 5% चूज़ करता हूँ या 1% चूज़ करता हूँ, मेरी जो पी वैल्यू है वो इन तीनों उससे बड़ी है. दिस इज़ 23.3036. ठीक है, माई पी वैल्यू इज ग्रेटर देन माई अल्फा इन ऑल दीज 3 केसेस. सो आई विल नॉट रिजेक्ट माई नल हाइपोथेसिस. और मेरी नल हाइपोथेसिस क्या थी, दैट द रैंडम वेरिएबल फॉलोज नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन. तो if my null hypothesis is that my random variable follows normal distribution, तो I will not reject this null hypothesis because जो मेरी JB टेस्ट से वैल्यू आई है, this is not statistically significant. this मतलब इसकी probability यानी कि it's 23%, it's close to 23%. okay, so it just says कि this value is observable by a random luck या chance से हो सकता है कि we got this thing, so it's not that statistically significant. तो histogram से we can fit a normal curve. So okay, we are not rejecting the hypothesis that कि ये normal distribution follow नहीं करता. Rather we just say that our value जो JB test से value आई है, this is not statistically significant, तो we fail to reject the null hypothesis. okay, and probability plot भी तुम देख सकते हो कि ये जो probability plot है, ठीक है, we can fit a straight line through it. यहाँ पे अगेन जैसा मैंने बोला था कि यहाँ पे इंटरवल्स डिवाइड करते हैं, यहाँ पे रेजिडुअल्स का प्लॉट करते हैं एंड यहाँ पे उनकी एक्सपेक्टेड वैल्यू की अगर वो नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होते तो क्या. बट अच्छा एक बात है, जैसे यहाँ पे तुम देखो कि ये जो एडी जैसे मैंने बोला था एंडरसन डार्लिंग टेस्ट जो मिनी टैब देता है, जो ये प्लॉट भी प्रोड्यूस करता है, वो ए स्क्वायर एक स्टैटिस्टिक होता है एंडरसन डार्लिंग उसमें. तो उसमें जो ये ए स्टैटिस्टिक का पी वैल्यू तुम देखोगे, दिस इज सो स्मॉल, मतलब द थिंग इज 5% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस अगर मैं चूज़ करूँ अपना अल्फा 5%, तो मैं रिजेक्ट कर सकता हूँ अपनी नल हाइपोथेसिस इसमें. सो अब तुम एक वो देख पाए हो जेबी टेस्ट से मैंने अपनी नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट नहीं की. ठीक है, आई फेल टू रिजेक्ट द नल हाइपोथेसिस अगर मैं जेबी टेस्ट परफॉर्म करता हूँ. बट अगर एंडरसन डार्लिंग टेस्ट में मैं अपना अल्फा 5% ले लेता हूँ एंड द पी वैल्यू इज 0.03%, मतलब 5% पर ऑफकोर्स आई विल रिजेक्ट इट. ठीक है,
5% वैल्यू एंड दिस इज 3. ओके, बट अगर मैं अपना अल्फा 1% चूज़ करता हूँ तो देन आई फेल टू रिजेक्ट दिस हाइपोथेसिस. ठीक है, मतलब सॉरी, आई थिंक आई कन्फ्यूज, हाँ सॉरी, अगर मैं अल्फा 5% ही चूज़ करता हूँ देन आई रिजेक्ट माई नल हाइपोथेसिस कि वो नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है. ठीक है, सो एट 5% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस एंडरसन डार्लिंग टेस्ट से मैं रिजेक्ट कर देता हूँ अपनी नल हाइपोथेसिस, बट जेबी टेस्ट से मैं नहीं कर पाता. तो अब जो इन दोनों में एक कन्फ्यूजन है, तो दैट इज बिकॉज ऑफ अ सैम्पल इज ऑफ 10 ऑब्जर्वेशंस. इट इज सो स्मॉल फॉर जेबी एंड एडी स्टैटिस्टिक्स विच आर डिजाइन फॉर लार्ज सैम्पल टेस्ट. तो अगर हमें इन दोनों टेस्ट से सिमिलर रिजल्ट चाहिए तो हमें बहुत लार्ज सैम्पल पे काम करना पड़ेगा. सो दैट्स द थिंग. ओके, सो या दिस यू कैन एक बाई रीड फ्रॉम द बुक, इट विल बी मोर क्लियर. ओके ओके, सो इसके बाद एक और चीज़ आती है, अब आती है फोरकास्टिंग के बारे में. अच्छा, हमने चैप्टर नंबर 2 में ही डिस्कस किया था कि रिग्रेशन एनालिसिस का एक काम होता है विच इज़ टू फोरकास्ट अ वैल्यू. ओके, so we want to find the we want to predict the mean value of the dependent variable given the explanatory variable. मतलब मुझे अगर मैं कोई भी अपने एक्स आई की वैल्यू लेता हूँ तो मुझे अपने उसमें वाई आई की मीन वैल्यू चाहिए, मुझे इसको प्रिडिक्ट करना है. ठीक है, तो दिस माई रिग्रेशन मॉडल कैन डू. ठीक है, तो वही सैट्स को एनुअल फैमिली इनकम का हम लेते हैं. तो अगर मैं मान के चलता हूँ कि मान लो मेरी एनुअल फैमिली इनकम $78,000 है, तो इस पर मेरी एवरेज मतलब मीन सैट स्कोर कितना होएगा, मीन सैट स्कोर कितना होएगा, ये जो मुझे ये एस्टिमेट करना है ना, दैट एक्सपेक्टेशन ऑफ वाई गिवन एक्स नॉट इज 78,000. मेरी वाई की एवरेज वैल्यू क्या होगी जब मेरी फैमिली इनकम ये होगी. बट अगेन मेरे पास दिस इज़ फ्रॉम द पॉपुलेशन रिग्रेशन फंक्शन जो कि मेरे पास नहीं है. ठीक है, सो मेरे पास क्या है, मेरे पास ये वाई नॉट हैट है. वाई नॉट हैट क्या है, मेरा SRF, मतलब दिस मेरे पास ये रिग्रेशन है β1 प्लस स्मॉल β2 x नॉट. ठीक है, दिस इज समथिंग दैट आई नो, क्योंकि ये मैं सैम्पल डेटा से निकाल सकता हूँ. अच्छा, वाई नॉट हैट जो है, मैंने पहले ही बोला था दिस इज एस्टिमेटर ऑफ पॉपुलेशन कंडीशनल मीन. ठीक है, सो जो मेरा ये रिलेशन आया था विच वॉज दैट मेरा एवरेज सैट स्कोर वाई आई हैड वॉज नथिंग बट 432.4138 प्लस 0.0013 XI. पहले हम इसकी इंटरप्रिटेशन देख रहे थे, दैट 0.0013 की इंटरप्रिटेशन क्या थी कि अगर मेरी एनुअल फैमिली इनकम $1 से बढ़ती है तो मैं एवरेज सैट स्कोर इतने पॉइंट से बढ़ता है. बट अब अगर मैं ये जो मेरा रिलेशन आया था दैट वाई आई हैट इज इक्वल्स टू दिस β1 वैल्यू प्लस दिस β2 वैल्यू XI, अगर मैं इसमें XI 78,000 रख दूँ तो डोंट यू थिंक दिस वैल्यू वुड गिव मी द एस्टिमेट कि जो मेरा पॉपुलेशन पॉपुलेशन में जो मेरा एक मीन एवरेज सैट्स को जो मुझे देखना था, ये उसका एस्टिमेट एक दे सकता है मेरा रिग्रेशन एनालिसिस. ठीक है, सो जब मैं जो मैंने लाइन फिट की और जो मैंने β1 और β2 निकाला, अब जब इसमें मैं एक्स नॉट मतलब x नॉट 78,000 डालता हूँ, दैट फॉर द फैमिली इनकम ऑफ $78,000 मेरा एवरेज सैट्स को कितना होना चाहिए जो मेरा मॉडल मुझे बता पा रहा है, विच इज़ 533.8138, मतलब क्लोज टू 534 पॉइंट्स जो मेरा एवरेज सैट्स को आना चाहिए. बट ये तो बस एक एस्टिमेट हुआ ना कि मेरा पॉपुलेशन कंडीशनल मीन 534 होगा. अब अगर मान लो तुम्हारा कोई और तुमने कुछ और रिग्रेशन मॉडल फिट किया, तुम्हारी वैल्यूज़ कुछ और है, अगर तुम 78,000 डालोगे तो तुम्हारा एस्टिमेट जो पॉपुलेशन कंडीशनल मीन का है वो कुछ और आ सकता है, वो 535 आ सकता है या 536 आ सकता है. ठीक है, तो अब इस पर तो अब मुझे पॉपुलेशन मीन तो पता ही नहीं है. पॉपुलेशन मीन तो ये है ना, ये मुझे जानना है एक्सपेक्टेशन ऑफ वाई गिवन एक्स नॉट, बट मेरे पास क्या है, वाई आई हैट है, इसका एस्टिमेट है मेरे पास. तो अब इन दोनों में जो डेविएशन आएगी उसको मैं अपना फोरकास्टिंग या हाँ ओके, एक चीज़ और डिस्कस करते हैं कि अंडर द क्लासिकल लीनियर रिग्रेशन मॉडल जो मैंने फिट किया बाय द अजम्पशंस ऑफ इट. ठीक है, अब वाई नॉट इज नथिंग बट अ अनबायस्ड एस्टिमेटर ऑफ ट्रू मीन. मतलब अगर तुम ऐसे बहुत सारे वाई नॉट निकालोगे, उनका ऑन एन एवरेज तुम्हें पॉपुलेशन वैल्यू दे देगा, बट मेरे पास तो सिर्फ एक ही वैल्यू आई है ना, मेरे पास बहुत सारी रिग्रेशन लाइन्स थोड़ा ना मैंने फिट किए. सो दे आर सेइंग जो डिफरेंस है प्रिडिक्टेड वैल्यू में और ट्रू मीन है, जो ये मैंने प्रिडिक्ट किया 534 पॉइंट्स और जो ट्रू मीन होगा उस इन दोनों का जो डिफरेंस है, दिस इज आई कॉल एज फोरकास्टिंग और प्रिडिक्शन एरर. ठीक है, अच्छा एक और चीज़ हम जब डिस्कस कर रहे थे दैट वाई आई इज नथिंग बट कैपिटल β1 प्लस कैपिटल β2 XI प्लस एन एरर टर्म. दिस वॉज नथिंग बट स्टोकास्टिक PRF
राइट तो मैंने वाई आई का डिस्ट्रीब्यूशन देख लिया था बिकॉज मुझे म्यू आई का पता था अंडर द अजम्पशन दैट इट फॉलोज द नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन. तो वाई आई का मुझे डिस्ट्रीब्यूशन पता था इट फॉलोज नॉर्मल विद बीटा 1 प्लस बीटा 2 एक्स आई दिस एज मीन एंड वेरियंस सिग्मा स्क्वायर सेम वेरियंस एज म्यू आई. ठीक है बट अब मुझे पता करना है ये जो मेरा रिग्रेशन मॉडल है वाई आई हैट जो मैं बोलता हूँ स्मॉल बीटा 1 प्लस बीटा 2 एक्स आई इसका प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन क्या होएगा. तो बाय द अजम्पशंस ऑफ क्लासिकल लीनियर रिग्रेशन मॉडल वाई आई हैट और वाई नॉट हैट जो भी तुम कहो जैसा भी लिखो डिनोट करो दिस इज ऑल्सो नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड. अब इसका मीन क्या है विद मीन अगेन सिंस इट्स एन अनबायस्ड एस्टिमेट ऑफ पॉपुलेशन मीन तो ऑफकोर्स अगर नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूशन मतलब वाई नॉट हैट अगर नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है जो मेरा रिग्रेशन मॉडल का है. ठीक है सो दिस इज अनबायस्ड एस्टिमेट ऑफ पॉपुलेशन मीन तो इसका मीन क्या होगा पॉपुलेशन मीन के सेम एंड इसकी वेरिएंस क्या होगी जैसे उस केस में तो नॉर्मल वाई आई वॉज फॉलोइंग नॉर्मल विद पॉपुलेशन कंडीशनल मीन एंड वेरिएंस सिग्मा स्क्वायर. बट अब मैं यहाँ पे बात करूँ अपने रिग्रेशन मॉडल के एस्टिमेटर की. ठीक है वाई नॉट हैट की बात करूँ तो इसका वेरिएंस होएगा सिग्मा स्क्वायर इंटू 1/n प्लस एक्स नॉट माइनस एक्स बार डिवाइडेड बाय सम ऑफ स्क्वायर डेविएशंस फ्रॉम एक्स बार एंड इसका ऊपर होल स्क्वायर एंड ब्रैकेट में यू कैन रीड दिस फ्रॉम बुक या दिस इज द फॉर्मूला फॉर कि ये नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन फॉलो करता है विद मीन दिस एंड वेरिएंस दिस. ठीक है सो अब मेरे पास इसका एक प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन आ गया. बट अगेन यहाँ पे दिक्कत ये है कि इसका जो वेरिएंस है ना ये सिग्मा स्क्वायर यूज़ कर रहा है. सिग्मा स्क्वायर क्या था मेरी म्यू आई की वेरिएंस बट ये चीज़ मुझे अननोन है. ये पॉपुलेशन एरर वेरिएंस है ये मुझे अननोन है तो इसकी जगह मुझे अपनी ये एस्टिमेट इसका यूज़ करना पड़ता है. एस्टिमेट कैसे देते थे ई आई स्क्वायर सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ रेसिडुअल डिवाइडेड बाय n-2. ठीक है तो अब ये जो वाई नॉट हैट है ठीक है सो अगर इसके वेरिएंस में मैं बात करूँ तो एक्स बार वुड बी द सैम्पल मीन ऑफ एक्स वैल्यूज स्मॉल एक्स आई स्क्वायर वुड बी सम ऑफ स्क्वायर डेविएशंस फ्रॉम एक्स बार जो मैंने बात की थी स्मॉल एक्स आई स्क्वायर इज नथिंग बट कैपिटल एक्स आई माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर. ठीक है दिस इज समथिंग दिस इज नॉट वेरिएंस ऑफ यू आई एंड एन इज द सैम्पल साइज. ठीक है सो ओके सो अगर तुम इसका पॉजिटिव रूट ले लोगे सो दिस वॉज गिव यू स्टैंडर्ड एरर ऑफ इट. अच्छा अब जैसे अगर मैं लिख के बताऊँ हाँ यहाँ पे लिख के बताता हूँ अगर मुझे पता है देखो वाई नॉट हैट फॉलोज नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन विद मीन. ऑफकोर्स ये किसका अनबायस्ड एस्टिमेट है पॉपुलेशन मीन का. ठीक है और इसकी वेरिएंस क्या है सिग्मा स्क्वायर 1/n प्लस एक्स नॉट माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर डिवाइड बाय समेशन स्मॉल एक्स आई का होल स्क्वायर. ठीक है दिस इज समथिंग मुझे इसका डिस्ट्रीब्यूशन पता है ये पता है तो क्या मैं इसको स्टैंडर्डाइज कर सकता हूँ बाय वाई नॉट हैट माइनस एक्सपेक्टेशन ऑफ वाई नॉट हैट डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड एरर ऑफ वाई नॉट हैट. ठीक है देन दिस वुड फॉलो नॉर्मल 0,1. ठीक है दिस आई नो बट दिक्कत ये है कि अगर मैं यहाँ पे अपने एरर वेरिएंस के इसको चेंज कर दूँ बाय द एस्टिमेट क्योंकि पॉपुलेशन तो मुझे अननोन है ना अगर मैं एस्टिमेट से चेंज करता हूँ देन वाई नॉट हैट फॉलोज टी डिस्ट्रीब्यूशन विद n-2 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम. सेम विद जैसे हमने बीटा 1 और बीटा 2 के लिए किया था ना कि दे फॉलो नॉर्मल विद मीन बीटा 1 एंड वेरिएंस बीटा 1. ठीक है जैसे हमने इसके लिए किया था हमने इसको स्टैंडर्डाइज किया था बट फिर हमने बोला था कि इस चीज़ में एरर वेरिएंस यूज़ होती है तो अगर हम इसका एस्टिमेट यूज़ करेंगे तो दिस विल फॉलो दैट स्टैटिस्टिक दैट बीटा 1 माइनस एक्सपेक्टेशन ऑफ बीटा 1 डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड एरर ऑफ बीटा 1. सेम फॉर बीटा 2 दैट दिस वॉज फॉलो टी डिस्ट्रीब्यूशन विद n-2 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम. सेम विद वाई नॉट कि अब वाई नॉट का हमने डिस्ट्रीब्यूशन पता कर लिया दिस वुड ऑल्सो फॉलो टी डिस्ट्रीब्यूशन विद n-2 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम बिकॉज सिग्मा स्क्वायर इज अननोन एंड वी कैन रिप्लेस इट बाय आवर एस्टिमेट. ठीक है so now we can establish 100 into 1 minus alpha percent मतलब 95%, 99%, 90% कॉन्फिडेंस इंटरवल फॉर ट्रू पॉपुलेशन मीन. पहले हमने यही सेम काम बीटा 2 और बीटा 1 के लिए किया था. हमने इनका कॉन्फिडेंस इंटरवल निकाला था बाय बीटा 1 प्लस माइनस क्रिटिकल वैल्यू इंटू स्टैंडर्ड एरर ऑफ बीटा 1. बीटा 2 के लिए क्या था बीटा 2 का एस्टिमेट प्लस माइनस क्रिटिकल वैल्यू ऑफ T(n-2) ये जो डिस्ट्रीब्यूशन फॉलो करता है इसकी क्रिटिकल वैल्यू इनटू स्टैंडर्ड एरर बीटा 2. अब वैसे ही मैं पॉपुलेशन कंडीशनल मीन के लिए अब मुझे कॉन्फिडेंस इंटरवल चाहिए. तो पॉपुलेशन कंडीशनल मीन के लिए अगर मुझे इंटरवल चाहिए इसका एस्टिमेटर इसका अनबायस्ड एस्टिमेटर क्या है वाई नॉट हैट प्लस माइनस क्रिटिकल वैल्यू T(n-2) अल्फा बाय 2 क्योंकि ऑफकोर्स 2 टेल टेस्ट है तो ठीक है. सो अल्फा वाई नॉट प्लस माइनस क्रिटिकल वैल्यू इनटू स्टैंडर्ड एरर ऑफ वाई नॉट. ऐसे ही तो कॉन्फिडेंस इंटरवल देते. ठीक है सो दैट्स व्हाट दे आर सेइंग कि अब हम इसका
ट्रू पॉपुलेशन मीन जो है, अब हम इसका कॉन्फिडेंस इंटरवल निकाल रहे थे। अभी तक हमने कॉन्फिडेंस इंटरवल निकाला था पॉपुलेशन रिग्रेशन पैरामीटर्स, कैपिटल बीटा 1 और कैपिटल बीटा 2 का अभी तक हमने निकाला था। अब वी आर फाइंडिंग अ कॉन्फिडेंस इंटरवल फॉर ट्रू पॉपुलेशन मीन, ठीक है। फिर जब तुम इसको निकालोगे वाई नॉट हैट को जब तुम पुट करोगे, दिस इज दिस एंड देन टी n-2 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम के लिए जो भी सिग्निफिकेंस लेवल तुम चूज़ करोगे उस पर क्या क्रिटिकल वैल्यू है, दिस यू कैन फाइंड आउट। एंड स्टैंडर्ड एरर ऑफ वाई नॉट इज नथिंग बट इसका वेरिएंस का अंडर रूट, और वेरिएंस में अब यहाँ पे एरर वेरिएंस का दिस एस्टिमेट विल बी यूज्ड, ठीक है। सो इन्होंने यही सेम एक्सरसाइज कर रखी है, यही सेम एक्सरसाइज इन्होंने इसके साथ की फॉर द फैमिली इनकम ऑफ अच्छा एक बात देखो कि ये जो कॉन्फिडेंस इंटरवल है कि जैसे एक बात सोचना कि अगर मैं एक फैमिली इनकम देखूँ तो जो मेरा ट्रू पॉपुलेशन मीन है वो तो एक ही आएगा ना, कि फॉर द फैमिली इनकम ऑफ 78,000 पॉपुलेशन मीन तो मेरा एक ही होएगा। बट फॉर द फैमिली इनकम ऑफ 78,000 जो मैं एस्टिमेट कर रहा हूँ पॉपुलेशन मीन, मतलब ये जो वाई नॉट हैट है ये मेरे लिए अलग आ सकता है, तुम्हारे लिए अलग आ सकता है। तो ये सिर्फ एक्स की एक वैल्यू के लिए खुद में रैंडम वेरिएबल है, ठीक है। सो दैट्स व्हाट दे आर सेइंग कि ये जो पॉपुलेशन मीन है ना 78,000 की इनकम के लिए, दिस इट लाइज बिटवीन दिस इंटरवल विथ 95% कॉन्फिडेंस। इसका मैं पहले ही डिस्कस कर चुका हूँ कि अगर तुम ऐसे 100 सैम्पल लोगे तो 95 इंटरवल्स में इसकी ट्रू वैल्यू लाई करेगी, ठीक है। सो दिस इज अ कॉन्फिडेंस इंटरवल फॉर ट्रू पॉपुलेशन मीन फॉर अ फैमिली इनकम ऑफ 78,000। वैसे ही मैं अलग अलग फैमिली इनकम के लिए, ठीक है, अलग अलग कॉन्फिडेंस इंटरवल निकाल सकता हूँ। जैसे तो 78,000 की फैमिली इनकम के लिए था, वैसे ही मैं 79,000 के लिए भी निकाल सकता हूँ, 80,000 की फैमिली इनकम के लिए भी निकाल सकता हूँ। ओके, सो अगेन ओके, सो 95% कॉन्फिडेंस फोरकास्ट एरर विल लाई बिटवीन। अब एक बात बताओ, फोरकास्ट एरर क्या था? मेरी ट्रू वैल्यू माइनस जो मैं प्रिडिक्ट कर पा रहा हूँ, ठीक है, जो सही वैल्यू होगी माइनस मेरी प्रिडिक्शन में, उनमें कितना डिवीजन है वही तो मेरा फोरकास्ट एरर बताएगा। तो अगर मान लो जैसे यहाँ पे मेरे पास ट्रू मीन का कॉन्फिडेंस इंटरवल आ गया, ठीक है, 95% कॉन्फिडेंस इंटरवल ट्रू मीन का आ गया। अगर इसमें से मैं अपना वाई नॉट हैट माइनस कर दूँ, इसमें से मैं अपनी एस्टिमेटेड वैल्यू माइनस कर दूँ, तो डोंट यू थिंक मुझे इसमें से भी माइनस करनी पड़ेगी, इस अपर बाउंड में से माइनस करनी पड़ेगी, तो दिस वुड गिव मी 95% कॉन्फिडेंस इंटरवल ऑफ फोरकास्ट एरर। तो अगेन 507 ये जो लोअर वैल्यू है माइनस 533, मतलब जो मैंने पहले एस्टिमेट निकाला था कि फॉर द फैमिली इनकम ऑफ 78,000 ये मेरा एस्टिमेट है। तो अब अगर मैं कॉन्फिडेंस इंटरवल के अपर वैल्यू और लोअर वैल्यू में से अपना एस्टिमेट माइनस कर दूँ, सो दिस वुड गिव मी अ फोरकास्ट एरर का 95% कॉन्फिडेंस इंटरवल। ओके, सो नाउ दे आर सेइंग इफ वी ऑब्टेन दिस फॉर ईच वैल्यू ऑफ एक्स। जैसे मैंने बोल दिया कि अगर मान लो जो मेरा पॉपुलेशन मीन है एक फैमिली इनकम के लिए वो तो एक ही होएगा, बट एक फैमिली इनकम के लिए में एस्टिमेट बहुत सारे हो सकते हैं, ठीक है। सो वैसे ही अब एस्टिमेट बहुत सारे हो सकते हैं तो मुझे कॉन्फिडेंस इंटरवल भी चाहिए उसका, ठीक है। तो मैंने सिर्फ एक फैमिली इनकम के लिए अभी ये निकाला। तो दे आर सेइंग अगर तुम हर फैमिली इनकम हर वैल्यू ऑफ एक्स के लिए निकालोगे तो दिस वुड गिव अस कॉन्फिडेंस बैंड for true mean SAT score for each value of family income or for the entire population regression line. Okay, so that's what they're saying. If we obtain a 95% confidence interval like this for each value of x, this will give me a confidence interval or confidence band for the true mean SAT score for each level of family income. हर फैमिली इनकम के लिए आ जाएगा। अच्छा, अब तुम इसका ये भी देख सकते हो, जैसे ये मेरी ऐसा एल थी सैम्पल रिग्रेशन लाइन, ठीक है। अब जैसे कहाँ गया, हाँ, तो मान लो 78,000 यहाँ पे वैल्यू आ गई, ठीक है। सो 70 तो इसके लिए जो मेरा एस्टिमेट था ये था, एंड इसका 95% कॉन्फिडेंस इंटरवल मैं निकाल चुका हूँ। दिस वॉज नथिंग बट दिस कि ट्रू फॉर गिवन दिस वॉज अ सैम्पल, तो मेरा ट्रू पॉपुलेशन मीन दिस फॉर एक्स एट 78,000, इसके लिए मैं 95% कॉन्फिडेंस इंटरवल क्या होगा, लोअर लिमिट क्या थी 507 एंड अपर लिमिट 559, ठीक है, 508 और 560 का पॉइंट, ठीक है। दिस वॉज माई 95% कॉन्फिडेंस इंटरवल। दे आर सेइंग अगर तुम ये हर वैल्यू ऑफ एक्स के लिए कर दो, जैसे मान लो अगर मैं 70,000 ले लूँ, इस पर मेरा कोई एस्टिमेट होगा, अगर मैं इसके लिए भी अपना 95% कॉन्फिडेंस इंटरवल निकालूँ इसके ट्रू पॉपुलेशन मीन के लिए, दिस वुड बी दिस। तो ऐसे करते करते वी गेट दीज बाउंड्स। तो तुम देख सकते हो कि ये जो डिस्टेंस है सब में, तो दिस इज़ नथिंग बट 95% कॉन्फिडेंस इंटरवल फॉर दिस। ये हमें कॉन्फिडेंस बैंड या कॉन्फिडेंस इंटरवल दे देते हैं अपना पूरी पॉपुलेशन के लिए, ठीक है।
ओके सो अगर तुम देख सकते हो इस बैंड की विड्थ सबसे ज़्यादा कम कहाँ है, जहाँ पे x इक्वल्स टू एक्स बार है। तो फॉर एक्स नॉट इक्वल्स टू एक्स बार द विड्थ ऑफ द कॉन्फिडेंस इंटरवल इज द मिनिमम। ठीक है, सो यू कैन सी कहाँ थे, हाँ। सो नोटिस फ्रॉम सम इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट्स दैट द विड्थ ऑफ द कॉन्फिडेंस बैंड इज द स्मॉलेस्ट व्हेन एक्स नॉट इज इक्वल्स टू एक्स बार, विच शुड बी अपेरेंट फ्रॉम द वेरियंस फॉर्मूला। हाउएवर द विड्थ वाइडन शार्पली द प्रिडिक्शन एरर इंक्रीजेस। तो जैसे जैसे विड्थ बढ़ती रहेगी उतना ज़्यादा मेरा प्रिडिक्शन एरर के चांसेस बढ़ जाएंगे। ठीक है, सो एज एक्स नॉट मूव्स अवे फ्रॉम एक्स बार, दिस सजेस्ट दैट द प्रिडिक्टिव एबिलिटी ऑफ द हिस्टोरिकल रिग्रेशन सच एज रिग्रेशन लाइन जो लाइक हमने निकाली है falls marked as x naught, the value of x for which forecast is made departs progressively from x bar. ठीक है, the message here is clear that we should exercise great caution in extrapolating the historical regression line to predict mean value of y associated with any x that is far from the sample mean of y. कि जैसे जैसे हम x के sample mean से आगे जाते रहेंगे ना, हमारी prediction error मतलब जो हमारा probability of error है वो बढ़ती जाएगी, क्योंकि सीधी बात हमारा confidence interval का जो band है वो बढ़ता जा रहा है हमारे पास। ठीक है, in more practical terms, we should not use math SAT score regression to predict the average math SAT score for income well beyond the sample range. तो जो इनकम मेरी सैम्पल रेंज के बाहर है, मुझे उसके लिए कभी रिग्रेशन आई शुड बी डील इट विद कॉशन, क्योंकि यहाँ पे मेरा पहली बात तो जो 95% कॉन्फिडेंस इंटरवल है वो बहुत ज़्यादा वाइडन है, जो मेरा कॉन्फिडेंस बैंड है वो बहुत ज़्यादा इनमें डेविएशन बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। तो इसलिए प्रिडिक्शन एरर जो मैं कर सकता हूँ अपने रिग्रेशन से वो ज़्यादा, उसके चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। सो या दैट्स इट. So that's it for chapter number 3, and that's the end of chapter number 3. You can refer to book, क्योंकि I'm making these videos for the first time. I can be a bit wrong sometimes, or maybe not bit wrong, but kind of in giving an explanation to the same. So एक बार अगर तुम book से पढ़ लोगे this would get clear. So thank you. This was chapter 3 completed. Chapter 2 and chapter 3 completed. अब chapter number 4 है multiple regression model, multiple linear regression model पे. Thank you.